ओके, ये टॉपिक्स हमने आज पढ़ने हैं। हम कोड ब्लॉक्स स्टार्ट करते हैं। न्यू फाइल बनानी है आपने यहां से, ठीक है। और यहां पे क्लिक करना है सी सी प्लस प्लस सोर्स। एक हेडर है और एक सोर्स है, आपने सोर्स पे जाना है। नेक्स्ट, इन दोनों में से क्या चूज करना है? ठीक है। यहाँ पे आप बताएंगे अपनी फाइल का नाम। एक फोल्डर बना लीजिएगा अपना, वहां पे सारी फाइल्स। फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं दे देता हूँ P1, ठीक है। सेव, फिनिश। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हम इसमें लिखना शुरू करेंगे। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं उसको मैं ये बताऊंगा सारी लाइनें वन बाय वन, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनको थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी, ठीक है। ये आपने प्रोग्राम लिख लिया और इसको बाद अगला स्टेप ये होता है इसको सेव करना है, ठीक है। फाइल में जाएं, मैंने ऑलरेडी कंट्रोल एस प्रेस कर दिया था इसलिए ये सेव हो चुका है। और उसके बाद अगला स्टेप होता है आपने इसको बिल्ड करना है। बिल्ड से मुराद क्या होता है? कंपाइल। कंपाइलेशन में आपको वो एरर्स वगैरह बताता है सारे, ठीक है। ये नीचे मैसेज क्या आया इसका देखें, बिल्ड फिनिश्ड। कितने एरर्स हैं? जीरो, और जीरो वार्निंग्स। ये ना नीचे एक टूल बार आपको नजर आ रही है, इसका नाम है लॉग्स एंड अदर्स। अगर आपको पास विजिबिलिटी ना हो ना इसकी, तो आप व्यू मेन्यू में जाएंगे और ये लॉग्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारी टैब्स हैं, अगर कोई और टैब खुली हुई है तो फिर आप क्या करेंगे, ये बिल्ड मैसेजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारे मैसेजेस नजर आना शुरू हो जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं इसको हमने रन कैसे करना है। बिल्ड में जाएं और रन पे क्लिक करें, ठीक है। रन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आउटपुट आ गया, क्या लिखा है। और नीचे ये जो चीजें प्रोसेस रिटर्न जीरो, ये कंपाइलर खुद ही दे रहा है, इसको आप इग्नोर कर दें। अच्छा, ये प्रोसीजर है। प्रोग्राम राइट करना है, सेव करना है और उसको बिल्ड करना है और रन करना है, ठीक है। समझ आ गई? ना भी समझ आया तो उसको वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं ये बिल्ड और रन दोनों इकट्ठे हो जाएं, कंपाइल और रन, तो यहाँ पे क्लिक कर दें। क्या लिखा है? ये बिल्ड एंड रन। F9 इसकी शॉर्टकट की है, तो ये जब भी अब नेक्स्ट टाइम इसको मैं रन करूंगा तो ऐसे ही रन करूंगा, F9 प्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये कंपाइल भी कर देगा और रन भी कर देगा। ओके, अब हम समझते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिकली आपका जो प्रोग्राम होता है, ये इसके चार हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा ये है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन और सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो प्री का मतलब होता है पहले, प्री पोस्ट। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद। प्रोसेसर का मतलब यहां पे आप ले लें आपका प्रोग्राम। वैसे तो मतलब होता है कोई चीज प्रोसेस करने वाला। एक्चुअली प्री प्रोसेसर एक छोटा सा प्रोग्राम है, कंपाइलर का होता है इसका। ये बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम है प्री प्रोसेसर, जो कंपाइलर का हिस्सा होता है। तो ये कब चलता है? ये आपका एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होने से पहले चलता है। एक्चुअल प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? यहां से। ये मेन फंक्शन आपका एक्चुअल प्रोग्राम है। आप इससे भी ऊपर ये इंस्ट्रक्शन देते हैं। आपके एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होने से ऊपर ये इंस्ट्रक्शन होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं इसको प्री प्रोसेसर। अब डायरेक्टिव्स का लफ्जी मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, हिदायत। मतलब ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं
जो प्री प्रोसेसर को दी जाती हैं, और ये कब चलती हैं? आपके एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होने से पहले। और ये दो तरह की होती हैं, कौन सी? इंक्लूड और डिफाइन। इनके शुरू में हैश सिंबल लगाई जाती है। ठीक है, पहले हम देखते हैं इंक्लूड सिंबल को देखते हैं। इंक्लूड सिंबल इस्तेमाल होती है आपके प्रोग्राम में किसी हेडर फाइल को शामिल करने के लिए। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा हेडर फाइल क्या होती है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेडर फाइल्स का। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? ये आपके यूं समझ लें लाइब्रेरी होती है कंपाइलर की। क्या होती है? और लाइब्रेरी क्या चीज है? जिसमें बनी बनाई चीजें पड़ी होती हैं, फंक्शंस बने बने बनाए पड़े होते हैं। इस लाइब्रेरी की वजह से आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जो काम आपको खुद करना पड़े और वो पहले से बना बनाया पड़ा हो और आपने जस्ट उसको कॉल करके उसको करवा लें, तो ये आसानी नहीं हो जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे कि अगर आप कोई गाड़ी बनाने बैठे हैं, कार बनानी है आपने, तो कार बनाने के लिए आपको बनी बनाई मशीनरीज मिलेंगी। वो मशीनरीज अगर अवेलेबल ना हो आपके पास सिंपल वो बेसिक टूल्स हों, तो फिर तो काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। लेकिन अगर मशीनरीज बनी बनाई पड़ी हुई हैं, आपने जस्ट उसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस देनी है और वो चीज़ खुद ब खुद बन के बाहर आ जाएगी, तो वो काम ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, एक और मिसाल है, अगर आपने ये कंप्यूटर बनाना है अपना, कंप्यूटर के अंदर क्या लगा होता है? एक बड़ा सा सर्किट बोर्ड लगा होता है, उसको मदरबोर्ड कहते हैं। प्रोसेसर लगा होता है, हार्ड डिस्क लगी होती है। ये सारी चीजें बनी बनी अवेलेबल हैं, आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें आपको खुद बनानी पड़ जाए, सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड जो सारा खुद बनाना पड़ जाए, पाकिस्तान में ये पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान के पास वो मशीनरी ही नहीं है जिसमें मदरबोर्ड आप बना सकते हैं, जिसमें आप प्रोसेसर बना सकते हैं। वो मशीनरी आपको जापान से यूएसए से इंपोर्ट करनी पड़ेगी अगर आप खुद बनाना चाहते हैं। फिर आपको उसके लिए स्टाफ भी इंपोर्ट करना पड़ेगा जो उसको जानता है मशीनरी को चलाने का तरीका। ठीक है, समझना पड़ेगा उस चीज को। तो आपको क्या चीजें मिलती हैं? आपको बनी बनाई चीजें मिलती हैं, आप उसको जोड़ के अपना कंप्यूटर तैयार कर लेते हैं। तो यहां पर भी लाइब्रेरी क्या है? ये बनी बनाई चीजें हैं जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी के अंदर होती हैं फाइलें, छोटी छोटी फाइलें होती हैं। हम देखते हैं ये फाइलें कहाँ पड़ी होती हैं। आपने कोड ब्लॉक्स जहां इंस्टॉल किया होगा ना, वहां जाएं। प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल किया होगा, ये कोड ब्लॉक्स का फोल्डर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें ये देखें, ये मिन GW का कंपाइलर पड़ा हुआ है, ये इंक्लूड का फोल्डर पड़ा हुआ है, और ये देखें ये .h ये की फाइल्स पड़ी हुई हैं। .h कौन सी फाइल होती है? हेडर फाइल। ये फाइल्स पड़ी हुई हैं और इसमें फंक्शन भी पड़े हुए हैं आपके पास। इसमें ये फोल्डर ओपन करते हैं, इसमें भी एक हेडर फाइल है और इसमें भी बहुत सारी हेडर फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये क्या है? ये लाइब्रेरी है कंपाइलर की पूरी, और हर कंपाइलर की अपनी अपनी लाइब्रेरी होती है। तो ये लिब का फोल्डर है एक, इसमें दूसरी फाइल्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपने अगर किसी लाइब्रेरी के किसी फाइल को यूज करना है, अब लाइब्रेरी में बहुत सारी फाइलें होती हैं और एक फाइल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अगर आपने किसी फंक्शन को यूज करना है तो आपको सबसे पहले उस फाइल का रेफरेंस देना पड़ेगा सबसे ऊपर। यानी अगर मैंने इस फंक्शन को यूज करना है सी आउट को, तो मुझे इसकी हेडर फाइल का रेफरेंस देना पड़ेगा। ये मैंने रेफरेंस दिया हुआ है ऊपर, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। .h नहीं लगाना यहाँ पे, टर्बो में लगाते थे हम .h, यहाँ पे नहीं लगाना, अदरवाइज उसको नाइस नहीं करेगा। ठीक है, समझ आ गई बात? ये आईओ स्ट्रीम क्यों लिखा है ऊपर? क्योंकि बिकॉज हम सी आउट के फंक्शन को यूज करना चाहते हैं। सी आउट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, लाइब्रेरी का फंक्शन है। इसको अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हमें ये हेडर फाइल ऊपर इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर नहीं इंक्लूड करेंगे तो एरर आएगा, कंपाइलर इसको नाइस नहीं करेगा, सी आउट को पहचानेगा ही नहीं इसको। ठीक है, ये सिर्फ एक हेडर फाइल नहीं है, बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और हेडर फाइल है, ये इंक्लूड लिखा मैंने, आगे ये देखें लिस्ट आ गई पूरी। ये टर्बो में आपको ये लिस्टें नहीं मिलेंगी आपको। सही है, ये इतनी सारी हेडर फाइल्स हैं।
तो आपको जिस हेडर फाइल की जरूरत है सिंपली आप उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड कर लें, लाइक दिस सी मैथ्स। मैथमेटिक्स के फंक्शंस पड़े हुए हैं इसके अंदर बने बनाए। अगर आपको फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट निकालनी है तो सिंपली इसको बजाय इसके कि स्क्वायर रूट की लॉजिक सारी आप खुद लिखें, सारा उसका प्रोग्राम एल्गोरिदम खुद बनाएं, उसका आप सारे स्टेप्स लिखें, आप जस्ट मैथ वाली फाइल को ऐड करें और उसका फंक्शन कॉल कर लें, उसको नंबर दें, आपको स्क्वायर रूट निकाल देगा उससे। ठीक है, बनी बनाई चीजें पड़ी हुई हैं। उसके बाद हेडर फाइल की समझ आ गई और उसको इंक्लूड कैसे करते हैं ये भी समझ आ गई। सिंपली इंक्लूड करके आगे हेडर फाइल का नाम लिख देना बस, और कुछ भी नहीं करना। क्यों करते हैं इंक्लूड? क्योंकि हमने उसके किसी फंक्शन को यूज करना है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी फाइल चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, कौन सा फंक्शन चाहिए, ये आपको वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया सी आउट को अगर आपने यूज करना है तो आपको ये वाली आईओ स्ट्रीम की फाइल चाहिए। ठीक है, सी आउट के साथ एक और फंक्शन होता है सी इन। सी आउट और सी इन ये दोनों फंक्शंस आपको इस हेडर फाइल में मिल जाएंगे। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे चलेगा मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन से फंक्शंस किस हेडर फाइल में पाए जाते हैं, और आपके लिए फिलहाल सिर्फ वही हेडर फाइल्स ही याद रखना काफी है। वैसे तो सैकड़ों में है, लेकिन आपको आई थिंक ज्यादा से ज्यादा 8-10 की जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा नहीं जरूरत पड़ेगी आप। ठीक है, ओके, ये लाइन हमने क्यों लिखी है? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। एसटीडी मींस स्टैंडर्ड। ठीक है, ये एक नेम स्पेस है, एक यूं समझ लें ग्रुप है। नेम स्पेस का मतलब क्या है? ग्रुप, जो कि इस हेडर फाइल के अंदर पाया जाता है आईओ स्ट्रीम के अंदर, और उस ग्रुप के अंदर ये फंक्शन है सी आउट। ठीक है, अगर हम ये वाली लाइन नहीं लिखते तो हमें क्या करना पड़ेगा? जहां जहां पे सी आउट आ रहा है वहां वहां पे ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, एसटीडी कोलन कोलन सी आउट। जहां पर भी सी आउट यूज करना पड़ेगा, साथ साथ में हमें ये लगाना पड़ेगा, उसका नेम स्पेस, उसका ग्रुप लगाना पड़ेगा साथ। तो इस चीज से अवॉइड करने के लिए हम शुरू में ही एक दफा क्या लिख देते हैं? यूजिंग नेम स्पेस। अब हम सिर्फ सिंपल सी आउट लिख सकते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में आपने ये तो पढ़ लिया कि इसकी डेफिनेशन भी देख ली, आपको बुक में मिल जाएगी। आपको आपने सेल्फ रीडिंग करनी है सारी, मैं आपको लॉजिक समझाता जा रहा हूँ। रीडिंग और डेफिनेशन सारी आपने खुद निकालनी है। एडीपी थर्ड वाले जानते हैं, जब इन एडीपी फर्स्ट को मैंने कंप्यूटर पढ़ाया था तो ये सारे नोट्स खुद बनाते थे। तो इसी तरह आप लोगों ने सारे नोट्स खुद बनाने हैं, सेल्फ रीडिंग करनी है। टॉपिक मैं दे दिया करूंगा, उसके नोट्स खुद बनाने हैं आप लोगों ने, और इनके नोट्स में चेक भी करता था हर दफा अगले लेक्चर में। तो ये आप लोगों ने बना के लाने हैं। हैश डिफाइन क्या चीज है? हैश डिफाइन ये बेसिकली ये भी इधर ही यूज होता है, यहां पे। ये नॉर्मली यूज होता है कोई वैल्यू डिफाइन करने के लिए। लाइक ये मैंने एक वैल्यू डिफाइन कर दी है और इसका नाम क्या रखा है इस वैल्यू का? pi। कोई भी नाम रख दें, लाजमी नहीं यही नाम रखना है, आप x नाम रख दें इसका। और वैल्यू भी अगर कुछ भी लिख दें आप, लाजमी नहीं आपने यही वैल्यू देनी है। उसके बाद पूरे प्रोग्राम में आप जहां चाहें इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। आप जस्ट x लिखें और इसको मल्टीप्लाई कर दें फॉर एग्जांपल 5 से, तो इस x की जगह पे क्या होगा? क्या मल्टीप्लाई होगा 5 से? ये वैल्यू पूरी मल्टीप्लाई होगी। पूरे प्रोग्राम में जहां आपको ये वैल्यू चाहिए, जस्ट उस वेरिएबल, इसको वेरिएबल तो नहीं कहते, इसको मैक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रो, MACRO। फिलहाल आप यही समझ लें ये वेरिएबल है। कांस्टेंट वैसे ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है इसके लिए, बिकॉज ये वैल्यू शुरू में एक दफा डिफाइन होती है और उसके बाद चेंज नहीं होती, जबकि वेरिएबल की वैल्यू चेंजेबल होती है। ठीक है, आप इसको कांस्टेंट कह लें या मैक्रो कह लें, वेरिएबल ना बोलें उसको। ठीक है, समझ आ गई डिफाइन की? तो ये मैक्रो डिफाइन करने के लिए होता है, लेकिन इसको मजीद डिटेल से भी देखेंगे हम बाद में। फिलहाल तो जस्ट हमने इसका इंट्रो लिया है, लेकिन इसको डिटेल से देखेंगे बाद में। अच्छा, उसके बाद हमने इसको भी आपने नोट्स में आने इसकी एग्जांपल करनी है। हेडर फाइल्स का भी बता दिया मैंने आपको। उसके बाद हम चलते हैं मेन फंक्शन पे। कोई चीज समझ नहीं आ रही तो क्वेश्चन पूछ लो। अभी अगर क्वेश्चन नहीं कर सकते तो बाद में वीडियो देख लेना, उसको दोबारा फिर एक दफा सारी चीजें समझ लेना। ठीक है, फिर अगली क्लास में पूछ लेना क्वेश्चंस। ठीक है।
ओके, अगली चीज है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो है ना, ये यूं समझ लें कि आपके प्रोग्राम का गेट है। क्या है ये? जैसे आप किसी भी बिल्डिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो उस बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे होते हैं, लेकिन उसका एक मेन गेट तो होता है ना। उस मेन गेट से गुजरे बगैर आप किसी रूम में डायरेक्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो इसी तरीके से जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, सी का, सी प्लस प्लस का, या किसी भी लैंग्वेज में, तो उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। बिल्डिंग में रूम्स होते हैं और प्रोग्राम में क्या होते हैं? फंक्शंस। उसमें से एक फंक्शन ऐसा होता है कि जहां से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रनिंग स्टार्ट करता है, और वो फंक्शन ये वाला होता है मेन। ये आपके हर प्रोग्राम में शामिल होना जरूरी है। इसके अलावा और भी फंक्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बना लिया, फॉर एग्जांपल प्रिंट। ये एक और फंक्शन बन गया। इवन मेन से पहले भी बना सकते हैं आप। इंट फॉर एग्जांपल फाइंड, इस फंक्शन का नाम क्या रखा आपने? फाइंड। ये तीन फंक्शन बन गए मेरी प्रोग्राम के अंदर। फंक्शन की निशानी क्या होती है कि फंक्शन के नाम के साथ ये राउंड ब्रैकेट्स लगी होती हैं और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगी होती हैं। फिलहाल सिर्फ इतनी ही निशानी आप याद रखें। ये इस फंक्शन का नाम क्या है? फाइंड। ये सबके शुरू में मैंने इंट लिखा हुआ है, इसको फिलहाल छोड़ दें। इंट क्यों लिखा है? फिलहाल सिर्फ ये रखें, इसका नाम है और राउंड ब्रैकेट्स हैं और कर्ली ब्रैकेट्स हैं। इसका नाम क्या है? मेन। इसका नाम क्या है? प्रिंट। बाकी आप जो मर्जी फंक्शन बनाए ना बनाए आपकी मर्जी है, लेकिन ये वाला फंक्शन लाजमी होना चाहिए इधर। ठीक है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम कंपाइल तो होगा, रन नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई मेन फंक्शन की इंपॉर्टेंस? बिकॉज जब कंपाइलर ने आपके प्रोग्राम को रन करना है ना, तो कंपाइलर को पता है कि मेन नाम का फंक्शन ढूंढो, उसकी पहली लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। चाहे आपने मेन फंक्शन एंड में जाकर लिखा हुआ है, शुरू में आपने 100 फंक्शन लिखे हो पहले, उनको नहीं चलाएगा वो सबसे पहले मेन फंक्शन से चलाएगा। समझ आ गई? तो अगर आप मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? कंपाइल होगा? कंपाइल हो जाएगा, रन नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें मेन फंक्शन नहीं लिखते हम, बिकॉज वो स्पोर्टिव प्रोग्राम्स होते हैं। स्पोर्टिव, वो खुद ब खुद रन नहीं होते, उनको कोई कॉल करता है तो वो रन होते हैं। ठीक है, लेकिन जिस प्रोग्राम को आपने रन करना है खुद से, उसमें मेन फंक्शन लाजमी होना चाहिए। बाकी इसके शुरू में हमने ये इंट क्यों लिखा है, इसको फिलहाल छोड़ दें। आपने फिलहाल इंट ही लिखना है। ये जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा कि ये इंट क्यों लिखते हैं, ये आगे राउंड ब्रैकेट्स क्यों लगाते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट्स क्यों लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स का मैं फिलहाल बता देता हूँ आपको। ये इसकी मेन की बॉडी है। क्या है ये? मतलब यहां से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मेन फंक्शन एंड हो रहा है, और इसमें जितनी भी आप लाइनें लिखेंगे ये सारी स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगली चीज क्या है? मेन फंक्शन मैंने समझा दिया आपको। सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन, कमांड। कमांड कह लें आप, लेकिन ये सिंपल कमांड नहीं होती, ये तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो स्टेटमेंट इज बेसिकली इंस्ट्रक्शन, और उसके आखिर में सेमीकोलन आता है। ये दो निशानियां हैं, सेमीकोलन लाजमी आएगा। समटाइम्स हम एक लाइन में ज्यादा स्टेटमेंट्स भी लिख देते हैं, लाइक दिस। ऐसा भी हो सकता है। ये लाइन एक है, स्टेटमेंट्स दो हैं। कैसे पता चला? सेमीकोलंस। ठीक है, आप चाहें तो पूरा प्रोग्राम ही एक लाइन में लिख दें, सब टू यू। ठीक है, तो सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स में आप सिंपली अपनी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और उसके आखिर में सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा हो गया है। अब कुछ बातें आपने याद रखनी है। आपने जो सेकंड ईयर से सी पढ़ के आए थे वो यहाँ पे वॉइड लगाते थे, लगाते थे ना? यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इंटी लगाएं। ठीक है, और ये आप यहाँ पे गेट सी एच लिखते होते थे, नहीं लिखना। अब आपने यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना है। रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं ये भी, इसको भी छोड़ दें फिलहाल, ये भी हम फंक्शन में जाके पढ़ेंगे। फिलहाल आपने इससे पहले पहले जो अपना काम करना है वो इसके अंदर रहते हुए करना है। ठीक है, रिटर्न 0 को छोड़ दें, आखिरी जो लाइन है वो यही होनी चाहिए, और इससे पहले पहले आपने सारा काम करना है अपना। ठीक है, ओके।
अब आपकी असाइनमेंट ये है नेक्स्ट वीक के लिए कि आपने अपना कंप्लीट प्रोफाइल लिख प्रोग्राम बना के लाना है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कैसे। आपने यहाँ पे लिखना है अपना नेम, आगे फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में जाएंगे सी आउट, और यहाँ पे अपना फादर नेम लिखेंगे, ठीक है। आप इसको अगर यहाँ पे जाकर रन करते हैं ना, ये इसको रन करने लगा हूँ, इसके शॉर्टकट की क्या है, F9। तो ये जो आउटपुट इसका आया ना, आप देखें इसका एक लाइन में आउटपुट आ गया। तो इसको न्यू लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे जी, आप फादर नेम जो लिखा है ना यहाँ पे, F से पहले आप क्या लिखेंगे, बैकस्लैश। जहां से आप चाहते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आए, वहां पे बैकस्लैश n लगा दें, डबल कोटेशंस के अंदर रहते हुए, ठीक है। दोबारा F9 प्रेस करें, अब देखें, ठीक है। ओके, इसी तरह अब आपने लिखना है अपना एजुकेशन। यूं समझ लें छोटी सी सीवी बना रहे हैं आप, ठीक है। आप अपनी लिखेंगे एजुकेशन, ये मैंने लिख दिया अपनी एजुकेशन, ठीक है। साथ साथ इसको रन भी, ये एरर आ गया, ये देखें, ये मैंने रन किया, इसको एरर आ गया, सेमीकोलन नहीं लगाया। ये देखें, ये रेड बॉक्स आ गया ना इधर, और नीचे ये देखें क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न। तो उसने हाईलाइट भी कर दिया, तो आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाएं, सेव, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया मैंने, और साथ ही F9 प्रेस कर दिया, रन हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद सी आउट बैकस्लैश n, आप लिख दें एड्रेस लिख दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एड्रेस लिख देता हूं, तो ये छोटा सा काम करके लाना है, कर लेंगे, चलो ठीक है।